नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। मैं संगीता झा। आज मैं मौजूद हूँ बंगाल में। वही बंगाल जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा जहां पर राजनीति में बवाल मचा हुआ है। ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। यहाँ के मंत्री, विधायक और यहाँ के सांसद ईडी की रडार पर हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप घोष जी। जी हाँ, सबसे पहले तो दिलीप घोष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सभी को। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी दिलीप घोष जी, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और आप राजनीति में भी आए। सबसे पहले अपनी राजनीति की शुरुआत संघ से की। अभी आप फिलहाल बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ और क्या है, थोड़ा इसको लेकर हमें डिटेल्स में बताइए। मैं संघ का शाखा में बचपन में जाना शुरू किया और जब तक संघ का काम करता था कभी राजनीति नहीं किया, ना राजनीति में जाने का कभी सोचा है। लेकिन अपनी संघ का ही व्यवस्था रहता है, संघ का काम करते करते जैसे अनुभव बढ़ता है। कुछ लोगों को संघ के बाहर दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है, उसमें राजनीति भी एक है। तो मुझे राजनीति में उसके पहले हिंदू जागरण मंच का काम मैंने 4 साल किया है प्रदेश में, क्षेत्र में। उसके बाद फिर राजनीति क्षेत्र में आया तो राजनीति को देखने लगा, सीखने लगा। बंगाल की राजनीति का एक अलग ढंग है, तौर तरीका है। और यहाँ राजनीति तो 24 घंटे राजनीति होता है, साल भर होता है। कल दुर्गा पूजा के 8-10 दिन छोड़ करके राजनीति ही चलती है यहाँ। तो वो राजनीति सीखते सीखते मुझे लगा कि किस ढंग से करना चाहिए, यहाँ की सरकार के विरोध कैसा करना चाहिए, तो लड़ाई कैसा होता है। यहाँ तो शारीरिक लड़ाई होता है, हिंसक लड़ाई होता है। तो उसको झेलते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो साथी, वो भी हमारे साथ देने लगे, लोगों का विश्वास जीतने लगे हम लोग। फिर पार्टी को आगे बढ़ाया, चुनाव में उसका परिणाम भी आया। आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एकमात्र विपक्ष और विरोधी दल, बाकी सबको खत्म करते हुए बीजेपी आगे आया है और आगे जाएगा। आधा रास्ता हमने पार किया है विधानसभा की तरफ, और 3 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें आधा रास्ता हम पार करके यहाँ सत्ता में आएंगे और बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे। देखिए, अभी 1 साल बाद ही 2024 लोकसभा चुनाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। देखा था हमने कि एक लहर थी कि बीजेपी ही आएगी, इस तरह का लहर था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होना, प्रधानमंत्री जी जब आए यहाँ पर बंगाल में, ये देखा। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी हारा कहाँ? हारे तो सीपीएम और कांग्रेस, उनका एक भी एमएलए नहीं है जो 30-30 साल राज किए हैं। हम 3 से 77 आए हैं। हाँ, बड़ा लक्ष्य रखा था हमने, उसको पहुंचने में आधा पहुंचे हम। तो सेमीफाइनल हो गया है, फाइनल होने वाला है। और जिस ढंग से हमने प्रचार किया, लोगों को भी लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगा। लोगों को विश्वास दिलाने में हम सब सफल थे। लेकिन जितना सफलता चाहिए तो उतना नहीं हो पाया, स्वाभाविक है। लेकिन इतना बड़ा छलांग भी किसी ने नहीं लगाया। यहाँ की विधानसभा में पिछले 30 साल में किसी विपक्ष पार्टी का इतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं था जो भाजपा एकक के रूप में है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, दृढ़ता के पूर्व आगे बढ़ रहे हैं। उसके 2 साल पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें 2 से हम लोग 18 पहुँचे थे पार्लियामेंट सीट। तो वोट परसेंटेज भी हमारी बढ़ी है, कभी 4, 6, 8, 10, 12। लोकसभा में 17% था, उसको हम लोग 40% ले गया। विधानसभा में 10% था, उसमें 38% उसको ले गए। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। तो लोगों की भी बहुत जल्दी थी कि जो शासन यहाँ चल रहा है वो लोगों को परेशान कर रहा है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, हिंसा में डूबा है बंगाल की राजनीति। उससे लोगों को निजात चाहिए था। तो लोगों ने भी उम्मीद बनाई थी और लोगों ने वोट भी किया था हमको। लेकिन परिस्थिति के कारण उतना नहीं हो पाया, लेकिन सफलता तो हमको मिली है। लेकिन देखा गया कि आपके ही पार्टी में पहले तो टीएमसी से आए लोग, फिर जाकर बीजेपी से, जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, फिर वही नेता चले गए टीएमसी में। क्या टीएमसी एक तरह का प्लांटेशन कर रही थी बीजेपी में? नहीं, देखिए, भारतीय राजनीति में ये आयाराम गैराम ये तो चलता ही रहता है। यहाँ खाली नहीं, पूरा देश में देखिए, चुनाव आता है तो कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, कुछ लोग उधर से इधर आते हैं। जहाँ सत्ता की संभावना रहती है, जहाँ जीतने का, सरकार बनने का संभावना, तो उधर ज़्यादा रुझान रहता है। बंगाल में काफी संख्या में ये हुआ था और एक तरह से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जो पुराने नेता हैं बीजेपी में, उन्हें जगह नहीं दिया गया और जो नए लोग आ रहे थे टीएमसी छोड़कर बीजेपी में, उन्हें पहले महत्व दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दूसरे प्रदेश में भी जो सत्ताधीन कांग्रेस है उसमें सारे बड़े नेता हमारे पार्टी में आ गए। अभी मुख्यमंत्री बनाया हम उनको, ऐसे भी जगह है।
बंगाल में भाजपा अचानक बढ़ा है, पिछले 3-4 साल से बढ़ा था और ऐसा संभावना बन गया कि इस टीम से हार जाएगी, बीजेपी की सरकार हो जाएगी। इसलिए जो सरकार के साथ, सत्ता के साथ रहना चाहते हैं वो छलांग मार के आ रहे थे और हमको भी जीतना था, सबको लिए लेते भी है सब जन। तो जब सत्ता नहीं आया तो जो सत्ता के रहने वाले लोग इधर सत्ता उधर चले गए। तो इसमें बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगता है। भाजपा को खड़ा करने वाले लोग अभी भाजपा के साथ ही हैं। हाँ, जो आते हैं उनको तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो उनको हम टिकट दिए, उनको पद दिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ नेता गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, पूरा निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे लोग। तो पार्टी दूसरे पार्टी से आकर के बढ़ता है, बढ़ा है इसलिए हमारी पार्टी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल अभी बीजेपी की क्या रणनीति होगी? ऐसे तो हम देख रहे हैं ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, भ्रष्टाचार को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रही है, और लेकिन इसी पर टीएमसी कहती है, मुख्यमंत्री भी कहती हैं कि बीजेपी इसमें अपना बदला निकाल रही है। क्या कहेंगे? नहीं, सीबीआई ईडी की छापामारी तो पूरा देश में हो रही है, कौन सा प्रदेश में नहीं है। यहाँ तो एक ही मंत्री जेल गए, मुंबई में 2 मंत्री जेल में है, दिल्ली के एक मंत्री जेल में है। लोटस ऑपरेशन कहा जा रहा है। तो आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम किसी ने छिड़ी है, न किसी की हिम्मत थी, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज जो ज़्यादातर जगह अदालत के आदेश पर है, बंगाल में जितनी केसेस और इंक्वायरी हो रही है सब अदालत का आदेश पर हो रहे हैं और पब्लिक गई अदालत में। अदालत जो आदेश दिया है उसी आधार पर सीबीआई ईडी लगा हुआ है। कोई हम लोग या तो सरकार या पार्टी की मतलब ही नहीं है यहाँ। तो हर प्रदेश में एनआईए भी सक्रिय है कि वो सांप्रदायिक शक्ति बढ़ रही है और देश विरोधी शक्ति की गतिविधि बढ़ रही है। दूसरा, वो तो सीबीआई ईडी उसका काम करता है साल भर जगह जगह, लेकिन बंगाल की जो स्थिति है आज तक इतनी बड़ी भ्रष्टाचार यहाँ पे लोग कभी नहीं देखे। यहाँ के मंत्री का घर में करोड़ों रुपया मिल रहा है, उसके लिए फ्लैट खरीदा हुआ है पैसा रखने के लिए, और एक एक नेता सैकड़ों रुपया करोड़ रुपया दबा के बैठे हैं। ये शिक्षा विभाग में एसएससी और टेट में हजारों करोड़ का घपला हुआ है, पब्लिक का मान ही लिया गया है और लूटा गया है, वो पैसा हाथ लगा है। लोग बोलते थे, हम कोर्ट में भी गए थे, हम लोग आंदोलन भी करते थे कि ये लोग चोरी किए, लोगों को लूटा है, लेकिन सबूत नहीं था। आज जैसे कि सारे एविडेंस सामने आ गया तो लोगों को भान हो रहा है और अदालत को भी लगा कि मामला सही है, इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, सीबीआई ही इसको ठीक ठाक इंक्वायरी कर सकता है, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी दी है। उसका आधार पर बीजेपी जीतेगा ऐसा नहीं है। पूरा देश में बीजेपी अपना संगठन शक्ति, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल, प्रचेष्टा और लोगों का आशीर्वाद के कारण जीता है। उसी आधार पर बंगाल में बीजेपी जीतेगा। अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे कि बूथ बनाए थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल से प्रताड़ित हुए, उनकी भी मारपीट हुई, घर तोड़े, दुकान तोड़े, महिलाओं की भी अत्याचार हुई, खून हो गए। 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 6-7 साल में हमारे उनकी राजनीतिक हत्या हुई है। आज भी प्रताड़ना चल रहा है, 42-43 हज़ार केसेस चल रहे हैं हमारे लाखों कार्यकर्ता के ऊपर। इसको झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों ने इसीलिए 2-2 चुनाव में, एक बार 38%, एक बार 40% वोट दिया। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने 2-2 बार वोट दिया है वो हमारे साथ ही हैं और 2-4% वोट की जो जरूरत है, ये जो हम अग्नि परीक्षा दे रहे हैं उससे लोग जरूर हमको आशीर्वाद करेंगे। दिलीप जी, ऐसा भी कहा जाता है कि शारदा और नारदा घोटाले में कई बीजेपी नेता का भी हाथ रहा है, उन्हें बीजेपी बचाती है, लेकिन वहीं टीएमसी कहती है कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अगर बीजेपी बचाती है, कोर्ट तो किसी को बचाना नहीं दिया। शारदा मामला में ममता बनर्जी ने उसको सीबीआई इंक्वायरी से परे करने के लिए कोर्ट में गए, यहाँ हार गए, इंक्वायरी का आदेश हो गई तो सुप्रीम कोर्ट गए, सरकारी खजाने से 6 करोड़ रुपया खर्चा किया खाली स्टे लाने के लिए, नहीं ला पाए। तो कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है। जैसे कि हम भी गए थे शारदा मामला में, कोर्ट का ही निर्देश आया। वैसे सामान्य जन जो पीड़ित हैं वो कोर्ट में गए तो सीबीआई का जो आदेश कोर्ट ने दिया तो सबके लिए खुला है दरवाजा। जाइए ना, अगर हमारे पार्टी में कोई है ऐसा खराब आदमी, ठीक नहीं है, इनको उसके खिलाफ होना चाहिए। और आपको लगता है कि सही नहीं है, रोज जाते हैं, रोज थप्पड़ खाते हैं। कल परसों भी हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ कान पकड़ कर रगड़ दिया। यहाँ रोज जाते हैं दबाने के लिए और सीबीआई जहाँ इंक्वायरी कोर्ट दिया वहाँ सीआईडी लगा देते हैं, वो भी कोर्ट से थप्पड़ खाते हैं। तो ये गैरकानूनी काम करते हैं, भ्रष्टाचार की काम करते हैं, तो कोर्ट लताड़ता है। ये होना कोर्ट का काम वही है और सच्चाई सामने लाने का काम है सीबीआई का, वो काम कर रही है। उसमें राजनीति कहाँ है? यही ममता बनर्जी जब विपक्ष के दल की नेता थी, यहाँ कुछ भी हो जाता है, कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता तो सीबीआई की डिमांड करती थी। आज क्यों सीबीआई से घबरा रही, क्यों भाग रही? सीबीआई की कौन दुश्मन बना दी?
उनके एक ऑफिसर के घर में गए सीबीआई ऑफिसर उसको पूछताछ के लिए, पुलिस भेज करके उनको 12 सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करके थाने ले गए। क्यों? उनके एक आईपीएस ऑफिसर को पूछताछ करने गए संडे को। तो इतना क्यों डर है आपका? मामला कुछ गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है वो टीवी के पर्दे में दिखता है। सर आप खुद बोल रहे हैं सीआईडी, तो एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि ईडी सीबीआई बनाम सीआईडी, कहीं ये जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रही है? नहीं सीबीआई ईडी तो क्योंकि देखिए देखा जाता है इधर जब बीजेपी को किसी से प्रॉब्लम हो रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा जाता है, जनता भी कहती है या फिर नेता लोग भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का ले रही है, साथ ले रही है और इससे जांच वगैरह करवा रही है और हमारे नेताओं पर धरपकड़ कर रही है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है सीआईडी पर। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र तिवारी के घर पर गए हुए थे सीआईडी, तो क्या है ये ना? तो हम आरोप कहाँ लगाते हैं? जितेंद्र तिवारी जी को बुलाया है तो उन्होंने बोला ये गलत है, तो उन्होंने कोर्ट में गया, कोर्ट उसको रोक दिया है। तो आप अगर विश्वास है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? इसका मतलब आप भरोसा नहीं है आपका अदालत पर, संविधान पर, तब इसीलिए आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ सीबीआई ईडी बीजेपी कहने पर नहीं आया है। हम 1000 बोल दें नहीं होता है। अगर यहाँ सीबीआई इंक्वायरी होना है तो राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, तब केंद्र भेज सकता है। तो यहाँ तो अदालत सीधा सीधा भेज रहा है, लोक अदालत से गुहार लगाया तो अदालत भेज रहा है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं ना, अपने पेट बचाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनके घर से करोड़ों नोट निकल रहा है। बंगाल में आपकी संगठन कितनी मजबूत है? 2024 के लिए क्या आपकी रणनीति है? मजबूत तो ही है, 40-40% वोट मिला है। और सीपीएम कांग्रेस जैसा पुराना पार्टी जो 30 साल कांग्रेस राज किया, 34 साल सीपीएम यहाँ राज किया, एक भी एमएलए नहीं है। जो सीपीएम का कभी सीपीएम वामफ्रंट का 36 एमपी होता था 42 में, आज एक भी एमपी नहीं है। तो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको दरकिनार करके लोग भाजपा को भरोसा किया। और हम पूरा ताकत से, लड़ाई से, बलिदान से जीता है, किसी का कृपा पर नहीं, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों का आशीर्वाद मिला है। और उसी आधार पर जहाँ हमारी पार्टी की संगठन में कमी है, कमजोरी है, उसको पूरा करते हुए केंद्र के नेता भी आ रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता भी 6-7 साल से लगातार लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी अनुभव है कैसे क्या करना है। उसी अनुभव के आधार पर हम संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, इसके आधार पर अगले 24 का चुनाव होगा और ये अलग वातावरण में होगा, जैसे कि पिछले बार हुआ था। तो पिछले बार की हमारी जो 18 सीट है, 1.5 दर्जन, उसको 2 दर्जन करने के लिए हम लड़ाई करेंगे। जी हाँ, ये तो हुआ कि आप बता रहे हैं संगठन, लेकिन कई बार देखा जाता है आपसी टकराव, आपके किसी भी पार्टी में आपसी टकराव देखा जाता है। और बंगाल में खासकर हमने देखा है कि बीजेपी में आपसी टकराव कई बार हुआ है। कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले अर्जुन सिंह भी पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए, कई बड़े नेता चले गए। आपसी टकराव भाजपा में कभी नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी एक विचारधारा लेकर लड़ाई करती है, सब उसी का आधार पर आते हैं, काम करते हैं। जो नहीं चल पाते हैं अर्जुन सिंह जैसे चले जाते हैं। तो अर्जुन सिंह जैसे लोग आए थे सत्ता के लिए, तो सत्ता के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है जो हम लड़ाई कर रहे हैं। बलिदान देना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। तो झेल नहीं पाए, वो चले गए। ऐसे बहुत लोग गए हैं, लेकिन जो पार्टी को जिताने के लिए लड़ाई कर रहे हैं विचारधारा को लेकर, वो हमारे साथ है, आगे भी रहेंगे। दिलीप जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसी से मैं एक सवाल करूंगी कि देश में अभी की जो राजनीति चल रही है, जो जुबानी जंग होती है, देश की अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, क्या ये जुबानी जंग और राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं इस पर कोई असर पड़ रहा है? क्योंकि आप देखिए कि जब भी स्कूल कॉलेजेस में लोग अपने बच्चों को भर्ती करवाते हैं तो वो चाहते हैं डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे राजनीति में आए। क्या वजह है? क्या राजनीति परिवारवाद पे चली गई है? मतलब नए लोग नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? नहीं आ रहे तो गलत बात है। सबसे ज्यादा लोग राजनीति में आते हैं ना। जुबानी जंग कितनी ज्यादा सही है? जुबानी जंग, क्योंकि नेता अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा हिंसा किस तरह से हुई थी, बहुत सारे मामले हुए हैं, धर्म के ऊपर राजनीति होती है, तो क्या कहेंगे इस पर? जब से राजनीति दुनिया में आया तब से ये सब चीज को लेके चले, आज कोई आया ऐसा नहीं है। इसीलिए एक बात सही है कि कोई गलत काम, गलत बात नहीं होनी चाहिए, उसके लिए चेष्टा करना चाहिए। किसी को कौन चेष्टा करेगा? राजनीति में आसानी से सब कुछ मिलता है, ये एक धारणा है, इसलिए लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट में सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि राजनीति लेने देने पाने का व्यवस्था हो गया है।
ये बदलना चाहिए, तभी देश की कल्याण होगी। तो कौन करेगा? नरेंद्र मोदी उसका उदाहरण है। हम उनको आइडल के रूप में रखे, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। आज तक नहीं, किसी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी परिवार के आधार पर चलता है, किसी पार्टी पैसा के लिए चलता है, प्राइवेट कंपनी से चलती है। इसको देख के लोगों का गलत धारणा बन गया है, इसलिए लोग आते हैं और एन प्रकार में पैसा कमाना, पद चाहिए, टिकट चाहिए, उसमें चले जाते हैं। तो लेन देन का मामला होगा तो गड़बड़ होगा ही। जिस पार्टी का कोई पुख्त विचारधारा नहीं होगा उस पार्टी में इस प्रकार होता है। केवल परिवार, केवल ये आंचलिक पार्टी जो होते हैं, लोकल पार्टी, इनकी कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं है। कमाओ खाओ जब तक चला, ठीक है। कितने पार्टी आए, कितने गए, आगे भी जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा लेकर पार्टी की कार्यपद्धति है, कार्यपद्धति, हमारे नेता, नेतृत्व, हमारी विचारधारा, ये सारी विषयों को हम सिखाते हैं। हमारा नियमित प्रशिक्षण होता है, तब पार्टी आगे बढ़ता ही जाता है। आज 18 करोड़ हमारे मेंबर हैं, 24 करोड़ वोट मिला है, आगे 31 करोड़ मिलेगा हमको। ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हर बार हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर अच्छे लोग हैं, काम करने वाला, विचारधारा, प्रशिक्षण अच्छा है। हाँ, सब जगह कम ज़्यादा अच्छे खराब लोग होते हैं, लेकिन जो खराबी है उसको दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है। और समाज में कहाँ पता नहीं हुआ, शिक्षा विभाग में लिखे पढ़े लोग सीखे, उनकी बातचीत ठीक है क्या? फिल्म इंडस्ट्री में जो इतना पॉपुलर, इतना पैसा चलता है, वहाँ गड़बड़ नहीं है क्या? उनकी चारित्रिक, उनकी व्यवहारिक, उनकी बातचीत, सब जगह गड़बड़ होता है। जो भी सामाजिक जीवन में रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में और लोगों के सामने रहते हैं, उनको सावधान होकर जीवन जीना है, बात भी करना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था भी होना चाहिए। हमारे पार्टी में कोई गलत करता है, कुछ करता है, तुरंत उसको टोका जाता है, समझाया जाता है, या तो उसके ऊपर व्यवस्था में लिया जाता है। नूपुर शर्मा को लेकर वो अंडर हुआ, पार्टी तुरंत कार्रवाई की। ऐसे कई लोगों पर किया है, बाकी पार्टी में देखिए चलता ही रहता है। इसीलिए वो पार्टी को लोग धीरे धीरे छोड़कर भाजपा को अपना रहे हैं। एक और सवाल करना चाहूँगी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के लिए दौड़ में हैं अभी, तो आप भी बंगाल से हैं, तो क्या कहेंगे इस पर कि क्या आगे होगा? ये आगे क्या होगा? चुनाव होगा, हार जीत होगा। अब क्या होता है, लोगों का जो राजनीति में आया है उसका एक इच्छा रहता है कि टिकट चाहिए, एमएलए एमपी बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये कोई खराब बात नहीं है, सबकी इच्छा रहती है और सब बनेंगे ऐसा नहीं है, ना कोई सब ऐसा मोटो लेके आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का इच्छा रहता है। जिस टकराव भी होता है कई बार, लेकिन हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, टिकट भी वही लोग देते हैं, जीताने की भी पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री खुद जाते हैं आगे हर एक कैंडिडेट के लिए जिताने की, और जीतने के बाद फिर वो सार्वजनिक रूप से सबकी मत को लेकर के सर्वोच्च नेतृत्व तय करते हैं कौन किस पद में जाएगा, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, ये तय होता है। इसे कोई चाहेगा तो हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक सपना तो सबका होता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। एक और सवाल होगा मेरा, लास्ट सवाल है आपसे कि ऑपरेशन लोटस हमने देखा था, महाराष्ट्र में देखा, गोवा में देखा, बंगाल में क्या होगा? नहीं, ऑपरेशन लोटस जो नाम दे रहे हैं ना, कौन दे रहा है? अच्छा, आप सोचिए, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब अमित शाह जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, इनका ऊपर से क्या गया है? उनका ऊपर सीबीआई लगाया गया, दिनों दिन पूछताछ हुई, वहाँ नहीं है। बोला गया कि नहीं, गुजरात में रहेंगे तो प्रभावित कर देंगे, चलो मुंबई हाईकोर्ट में केस ले जाएगा, मुंबई में लेकर पूछताछ किया, पहली बात है। लेकिन आप कभी धरना में नहीं उतरे, ना कभी गाड़ी जलाया, ना कभी बंद किया, ना किसी घर के सामने प्रदर्शन किया, ना कोई हारा पीरा कोई बोल दिया ऑपरेशन, ऐसा नहीं है। हमने अदालत पर भरोसा रखा। आज देखिए हमारे नेता क्लीन होकर के सोने जैसा चमकते हुए अदालत से आए, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बरी होकर आए। तो भरोसा रखिए ना, आप अगर गलती नहीं की तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट पर भरोसा रखिए। आपका कोर्ट का भी भरोसा नहीं रहेगा, संविधान पर, आधार शासन पर नहीं रहते, तो देश में क्यों रहते हैं, क्यों जीते हैं आप? अब मनमर्जी करेंगे और कोर्ट को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए भरोसा रखना पड़ेगा, सही है तो, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे संविधान पर भरोसा नहीं है, वो देश में क्यों है? अभी आपने कहा बिल्कुल, एकदम 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं। इस देश का संविधान पर इसका भरोसा नहीं है, 1 मिनट देश में रहना नहीं रहना चाहिए, उसको निकालना भी चाहिए। किसी देश में आप आए, घूमिए फिरिए, ताजमहल देखिए, चाहिए। इस देश में रहने का आपका नागरिकता नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। वही लोग तो उत्पाद करते हैं यहाँ। सीएए के बाद इतना बड़ा घटना हो, सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी जला दिए, कोई इस देश के व्यक्ति एक पैसा में नुकसान कर सकता है क्या? ऐसे लोग हमारे देश में बहुत है, इसलिए उत्पाद होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ अभी थे दिलीप घोष जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के और साथ ही सांसद भी हैं। उनका कहना है कि जिसे देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, वो देश में
उनकी नागरिकता का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर उन्हें देश के संविधान पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, तो वो अपना इस देश के नागरिक होने के लायक हैं। इसी तरह खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।